मुंजा, एक कुंवारा ब्राह्मण जिसकी मृत्यु इस संसार के सुख भोगने से पूर्व हो जाए और उसके जीवन की इच्छाओं की पूर्ति से पहले ही वो पंच तत्वों में विलीन हो जाए। कहते हैं कि पंच तत्वों में विलीन होने के बाद आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु से पहले उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हो तो वो मुक्त नहीं हो पाता। वो अपनी इच्छाओं का भार लेकर उनकी पूर्ति करने के लिए जन्मों जन्मांतर तक इसी लोक में भटकता रहता है। वो अपनी इच्छाओं की पूर्तियों के लिए हमेशा किसी की तलाश में भटकता रहता है। अगर एक बार उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका मनचाहा शरीर मिल जाए तो फिर वो किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ता। क्या रे, कल से ये पेड़ नहीं काटा तुम लोगों ने? एक दिन की दिहाड़ी भी ले ली मुझसे, बस आधा घंटा। अगर आधे घंटे में ये पेड़ इधर से काट कर नहीं हटाया ना तो 1 रुपया और नहीं दूंगा तुम लोगों को। इस पेड़ को मत काटो सरकार, इस पेड़ में कुछ तो अजीब है, वरना आज तक हमने इतने पेड़ों को काटा है। लकड़ियाँ काटने का ही काम है हमारा, तो इसलिए अच्छी तरह अपने काम को जानते हैं। लेकिन ये पेड़ है कि कटने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे ये पेड़ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इसे काटना रहने देते हैं साहब। ज्यादा शाना मत बन। एक तो कल की पूरी दिहाड़ी मुझसे ले ली और अब फालतू के बहाने बना रहा है। आधे घंटे के अंदर काट के उठवा कर लेकर जा इसे यहाँ से, समझा ना? शाम को इस हवेली को देखने आने वाले हैं। इस पेड़ की वजह से पहले भी ये हवेली बिकते बिकते रह गई, लेकिन इस बार अगर इस पेड़ की वजह से कोई भी गड़बड़ हुई ना तो तेरे मालिक से कहकर सबसे पहले तुझे काम से निकलवाऊंगा। अरे साहब, ये पकिया, जा पेड़ पर चढ़कर पहले ऊपर की वो टहनी काट। पर भाऊ, कल कोशिश की थी ना, मालूम है ना क्या हुआ था? अपने पास कोई दूसरा चारा नहीं है, जा जल्दी। पेड़ की टहनियां काटने के लिए पकिया सीढ़ी लगाकर पेड़ पर चढ़ा। वो हल्की धुन में गाना गुनगुनाते हुए आरी से टहनी को काट रहा था। तभी उसे लगा कि पेड़ की टहनी पर उसके पीछे से कोई चलकर उसकी तरफ आ रहा है। कल भी उनके एक साथी राजू के साथ ऐसा हुआ था, जिसे उसके बाद तेज बुखार आ गया और उसने वहां पर पेड़ काटने के काम के लिए भी साफ इनकार कर दिया। वो सब जानते हैं कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, लेकिन पैसों की जरूरत ने उन्हें वहां काम करने पर मजबूर कर दिया था। पकिया अपना ध्यान उस आहट से हटाकर काम करने की कोशिश करने लगा। तभी उसने नीचे देखा तो रामू भागता हुआ आया। राजू नहीं रहा, अचानक चल बसा वो। क्या? ये सुनते ही पकिया के कानों में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज पड़ी। वो हंसी बहुत भयानक थी। पकिया समझ चुका था कि अब उसके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए वो पेड़ पर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। वो खुद को बचाने के लिए सीधे ही पेड़ से कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो पेड़ से कूद पाता, उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से बहुत ही ताकत से पकड़ा और उसकी गर्दन को मोड़कर पीछे की ओर घुमा दिया और पकिया लुढ़कता हुआ सीधा जमीन पर गिर गया। वहां गिरते ही उसकी भी मौत हो गई। विजय इस मामले में न फंस जाए, इसलिए उसने सभी को पैसे खिलाकर अपना मुंह बंद रखने को कहा और पकिया के शरीर को कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। साहब, मैंने कहा था कि मत करो ऐसा, मत कटवाओ इसे। अब देख लिया ना अंजाम, दो लोगों की जान ले ली इस पेड़ ने। ये आपको भी नहीं छोड़ेगा। इसे शांति से यहाँ अकेले रहने दो, छोड़ दो इस हवेली का लालच, वरना ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। चुप, तुझे पैसे दिए ना, पहले तो अपना ये मुंह बंद रख, और किसी के सामने अगर तूने अपना ये मुंह खोला ना तो तुझे भी वही पहुंचा दूंगा जहां ये दोनों गए हैं, समझा ना? चल निकल अब यहाँ से। पैसों के लालच में इंसान कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि वो दूसरों की जिंदगी को कुएं में धकेलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। विजय जानता था कि उस पीपल के पेड़ की वजह से उस हवेली में रहना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसने फिर भी एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करके उसे बिकवाने को कहा। शाम का समय तो पहले ही हो चुका था। अंधेरा होते होते बख्शी फैमिली वहां पर पहुंची। मिस्टर बख्शी, उनकी वाइफ और उनकी जवान बेटी उस हवेली को खरीदने के लिए आए, जहां सबकी नजर एक बार में ही हवेली की खूबसूरती पर पड़ी। वहीं मिस्टर बख्शी की बेटी रीमा का ध्यान उस पीपल के पेड़ पर पड़ा। गार्डन में ये इतना बड़ा पेड़,
इसे आप लोगों ने हटवाया क्यों नहीं? बेटा, ये पीपल का पेड़ है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला, और तुम्हें तो डॉक्टर ने खास कहा है ऐसी जगह रहने को जहाँ अच्छी खासी हरियाली हो। चलो अब अंदर चलते हैं। मिस्टर बख्शी एंड फैमिली ने अच्छी तरह हवेली का मुआयना किया। हवेली इतनी शानदार थी कि एक झलक में ही मिस्टर बख्शी ने हवेली की डील को फाइनल कर दिया। आपके रुकने का इंतजाम मैंने अपने गेस्ट हाउस में कर दिया है। अभी बस थोड़ी देर बाद ड्राइवर आपको लेने आ जाएगा। गेस्ट हाउस? लेकिन मेरा मन तो आज यहीं पर रुकने का कर रहा है। कितनी शानदार हवेली है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हवेली खुद चाहती है कि मैं यहाँ पर रुकूं। प्लीज पापा, हम यहीं पर रुक जाते हैं ना? अगर मेरी गुड़िया यहाँ पर रुकना चाहती है तो फिर ठीक है मिस्टर विजय, आज हम यहीं पर रुकेंगे। आप अपने ड्राइवर को हमें लेने आने के लिए मना कर दीजिए। जी ठीक है। अरे रेमी बेटा, मेरा वो ब्राउन वाला बैग नहीं मिल रहा। गाड़ी से उतरते हुए मैंने तुम्हें दिया था, कहाँ रखा तुमने? ओह नो, वो शायद बाहर गार्डन में ही रह गया। मैं अभी लेकर आती हूँ। ओके। रिमी अपनी माँ का बैग लेने के लिए बाहर गार्डन में गई। गार्डन के बीचों बीच बैठने के लिए एक बहुत ही सुंदर बेंच बना था। रिमी ने गार्डन को देखते हुए उसी बेंच पर वो पर्स रख दिया था। बाहर लगी हुई लाइट से गार्डन में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। पर्स लेने के लिए रिमी बेंच के पास गई तो उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर वहीं खुली हवा में बैठ जाए, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके उस बेंच पर बैठ गई। उसे वहां पर बैठे अभी कुछ देर हुई ही थी कि उसे लगा मानो बेंच के पीछे पीपल के पेड़ पर से कोई बहुत देर से उसकी ओर झांक रहा है। रिमी ने अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ कर देखा तो उसे लगा कि पीपल के पेड़ पर बैठी हुई कोई बड़ी सी आकृति अचानक पीछे होकर छिप गई। पेड़ में कुछ हलचल सी होने लगी। रिमी ये सब देखकर कुछ घबरा सी गई, इसलिए वो वहां से उठकर अंदर जाने लगी। तभी उसके मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया तो उससे बात करने के लिए वो वहीं पर बैठ गई। मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रही थी। अच्छा हुआ तुमने कॉल किया। मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये हवेली इतनी सुंदर है कि रिमी, रिमी। तुम बार बार इतनी अजीब सी आवाज से मेरा नाम क्यों ले रहे हो? देखो, तुम्हें पता है ना मुझे इन सब चीजों से कितना डर लगता है। प्लीज ऐसा मत करो। वैसे भी इस टाइम मैं बाहर गार्डन में बैठी हूँ और मेरे पीछे ही इतना बड़ा पीपल का पेड़ है। रिमी, रिमी। अरे मैंने बोला ना मत करो ऐसा। अरे लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। जब से मैंने कॉल किया है तब से मैं बस तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं। रिमी, 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 रिमी। अनीश के बात करते करते जब इस बार रिमी के कानों में वो आवाज पड़ी तो रिमी बेहद बुरी तरह डर गई। इस बार जब उसने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे की ओर देखा तो ठीक उसके पीछे उस पेड़ के टहने पर उसे बेहद भयानक जीव दिखाई दिया। उसका शरीर मानो हड्डियों का ढांचा और आंखों की पुतलियां बाहर को निकल कर आई हुई थी। शरीर का मांस बिल्कुल सूखा हुआ था और वो बेहद भयानक हंसी के साथ हंसते हुए रिमी की ओर देखने लगा। हेलो, हेलो रिमी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो रिमी। अपनी आंखों के सामने इतना खौफनाक दृश्य देखकर रिमी इतनी डर चुकी थी कि डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तभी वो भयानक दिखने वाला राक्षस पेड़ की टहनियों से नीचे की ओर रेंगता हुआ रिमी की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे रिमी के पैर मानो वहीं जम गए। उसकी आंखों में मानो उसकी मौत का डर छा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कदमों को वहां से हिला नहीं पा रही थी। तभी उसके कानों में उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अरे यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो तुम? जल्दी अंदर चलो, खाना ठंडा हो रहा है। रिमी ने देखा कि उसकी माँ के वहां पर आते ही वो भयानक राक्षस पेड़ पर रेंगता हुआ अचानक पेड़ की टहनियों के बीच कहीं गायब हो गया। रिमी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। उन सब ने खाना खाया। खाना खाकर रिमी अपने रूम में सोने के लिए गई।
लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ जो भी हुआ उसके बारे में सोच सोच कर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इस कदर डर चुकी थी कि रूम में चल रहे एसी के बावजूद उसके माथे पर पसीना आया हुआ था। वो बस मेरा भ्रम था। ये सच नहीं हो सकता। बाहर अंधेरा था, शायद इसलिए मुझे भ्रम हुआ। वहां पर कोई नहीं था। रिमी खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी खिड़की पर हल्की ठक ठक हुई, मानो उसकी खिड़की को बाहर से कोई खटखटा रहा हो। ये भी मेरा भ्रम है? कोई भला मेरी खिड़की को कैसे खटखटा सकता है? रिमी, रिमी, रिमी। इस बार फिर से उसी आवाज में जब किसी ने रिमी का नाम पुकारा तो उसका पूरा शरीर डर के मारे पसीने से भीग गया। वो खुद को कंबल में भींचकर उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही करवट लेते हुए रिमी का ध्यान अपने रूम की सीलिंग पर लगे पंखे पर पड़ा तो डर के मारे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके कमरे के पंखे पर वही भयानक राक्षस बैठा हुआ उसे एकटक उसी भयानक हंसी के साथ घूर रहा था। उसे देखकर रिमी के रोंगटे खड़े हो गए और वो इतनी ज्यादा डर गई कि अपने बिस्तर पर बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड अनीश के पास कॉल की, लेकिन बहुत देर तक कॉल करने के बाद भी जब अनीश ने उसका फोन नहीं उठाया तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के छोटे भाई अमन के पास कॉल किया, लेकिन सामने से अमन ने उसे जो कहा वो सुनकर रिमी के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। भाई नहीं रहे। सुबह जब उन्होंने अपने रूम का दरवाजा नहीं खोला तो हमने गेट तोड़ दिया। उनका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। लेकिन एक रात में ये सब कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, कुछ तो जरूर हुआ है। अनीश के पार्थिव शरीर को देखकर ये तो साफ जाहिर हो रहा था कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनीश मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकता। बेटा संभालो खुद को। मम्मा। रिमी रोते हुए अपनी माँ के आंचल से लिपट जाती है। अनीश के अचानक इस तरह चले जाने का दुख उसके लिए बहुत बड़ा था। वो इस हादसे के बाद खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो दिन रात बस अनीश की तस्वीर से लिपट कर रोती रहती। बेटा प्लीज कुछ खा लो, इतने दिन हो गए हैं, ना तो तुमने ठीक से कुछ खाया है और ना ही इतनी रातों से सोई हो। अनीश के इस तरह चले जाने का दुख हमें भी है बेटा, लेकिन अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। हाँ रिमी, संभालो खुद को, अब वो वापस नहीं आएगा। कौन है यहाँ? फिर से वही आवाज। कौन हो आखिर? कौन हो तुम? क्या हो रहा है बेटा? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। नहीं मम्मा, जरूर कोई तो है यहाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। हम अपने घर वापस चलते हैं ना, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ पर आते ही अनीश मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया। क्या आपको ये अजीब नहीं लगा? मैं जानती हूँ बेटा कि अनीश के यूं चले जाने से तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन तुम अपने दिमाग पर इस तरह जोर मत डालो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। ये लो दवाई खा लो। रिमी की माँ उसे नींद की दवाई देकर उसे सुलाकर वहां से चली जाती है। रिमी अनीश की फोटो को अपनी बाजुओं में भींचकर लेटी हुई थी। तभी उसकी पीठ पर उसे किसी के हाथ महसूस होते हैं। मम्मा प्लीज अभी आप जाओ, मुझे तंग मत करो। रिमी, रिमी। उस भयानक आवाज को सुनकर रिमी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे फिर से अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। किसी की सांसों की आहट बार बार उसके कानों में पड़ रही थी। रिमी बेहद बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए
पीछे की ओर मुड़कर देखा तो डर के मारे मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। वहीं पेड़ पर बैठा भयानक जीव उसकी आंखों के सामने था, जो बेहद भयानक हंसी के साथ हंसते हुए बस एक टक रिमी को ही देख रहा था। तुम तो डर गई, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। अपने साथ ले जाने आया हूँ तुम्हें। हमारे रास्ते के कांटे को तो मैंने हटा दिया। क्या इसका मतलब तुमने मेरे अनीश की जान ली है? तुमने मारा उसे? ना ना ना, उसे अपना मत कहो। अब तुम सिर्फ मेरी हो। इस अमावस्या को तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। ये कहकर वो रिमी की तरफ बढ़ने लगा। वो अपने गंदे भयानक हाथों से रिमी के बालों को सहलाने लगा। नहीं नहीं, दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रिमी डर के मारे अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आ गई। रिमी बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। माँ की आवाज सुनकर रिमी ने आंखें खोली। तभी उसने अपनी माँ को पास बुलाया। उसकी माँ हमेशा से ही अपने गले में रुद्राक्ष की माला और हाथों में रुद्राक्ष का एक ब्रेसलेट पहनती थी। रिमी ने बिना कुछ कहे अपनी माँ के हाथ से वो रुद्राक्ष का ब्रेसलेट निकालकर अपने हाथ में पहन लिया और उनसे बिना कुछ कहे वहां से उठकर जाने लगी। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो तुम? कुछ नहीं, बस घर में बैठे बैठे अजीब अजीब भ्रम हो रहे हैं मुझे, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर रिमी वहां से बाहर चली गई। रिमी ने अपने हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहना था, इसलिए वो भयानक राक्षस रिमी को छू नहीं पा रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे पीछे उसकी परछाई बनकर चल रहा था। रिमी को उसके कदमों की आहट साफ महसूस हो रही थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर उसे जाना कहाँ है, लेकिन वो ब्रेसलेट पहनने के बाद मानो वो अपने आप एक दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं जा कहाँ रही हूँ। इस रास्ते पर तो कोई है ही नहीं। ये तो पूरा सुनसान इलाका है। पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों आ गई। वापस चलो मेरे साथ और उतार दो इसे जो अपने हाथ में पहना है। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। चलो मेरे साथ। रिमी के कानों में ये आवाज तो पड़ी, लेकिन इस बार उसने उस आवाज को मानो नजरअंदाज कर दिया। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। तभी वो भयानक राक्षस अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रिमी को उससे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आया, तभी उसके हाथ में बंधे उस रुद्राक्ष के ब्रेसलेट से एक बहुत तेज रोशनी निकली और उस रोशनी के स्पर्श से वो भयानक राक्षस सीधा बहुत दूर जाकर गिरा। तभी रिमी के पैर अपने आप वहां से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। उस रास्ते पर भी कोई नहीं था। वो रास्ता भी बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा था। इस बार भी उसे अपने पीछे उन्हीं कदमों की आहट महसूस हो रही थी, लेकिन तभी कुछ कदम चलने पर वो एक शमशान घाट के पास पहुंच गई। चलते चलते रिमी को समय का ध्यान ही नहीं रहा। वो अपना फोन भी घर पर भूल गई थी। रात के 12 बजे वो एक शमशान घाट के बाहर खड़ी थी। ऊपर से उसके पीछे से आ रही उन कदमों की आहट से उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। तभी उसे शमशान घाट के अंदर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसकी जटाएं बहुत लंबी लंबी थी, जो शमशान घाट में बैठकर मानो कोई साधना कर रहा था। रिमी उसे देखकर और ज्यादा डर गई। तभी शमशान घाट के अंदर बैठे उस अघोरी ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही सीधे रिमी की तरफ देखा। वो दिखने में बहुत ही भयानक थे।
इसलिए उन्हें देखकर रिमी बहुत बुरी तरह डर गई। वो अपने कदमों को वहां से पीछे करने लगी। तभी उसे अपने कानों में वही भयानक हंसी सुनाई दी। वो अब समझ नहीं पा रही थी कि रात के इस पहर वो कहाँ जाए। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। तभी शमशान घाट के अंदर बैठे अघोरी ने उसे आवाज लगाई। अंदर आ जाओ बच्चा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, तुम अंदर मत जाना, ये तुम्हें मार देगा। इसकी बातों में मत आओ बच्चा, ये तुम्हें बहला रहा है। बस तुम अंदर आ जाओ, उसके बाद ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं नहीं, इसकी बातें मत सुनो तुम अंदर मत जाना। मैं अंदर जरूर जाऊंगी और तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते। तुमने मेरे अनीश को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अघोरी बाबा के बुलाने पर रिमी के अंदर मानो एक अलग सी हिम्मत आ गई। वो शमशान घाट के अंदर जाने के लिए अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाने लगी। तभी उस भयानक राक्षस ने बड़े ही गुस्से में रिमी की ओर देखा और बहुत तेज ओंकार लगाई। वो आवाज इतनी तेज थी कि रिमी के कानों से खून बहने लगा। उसने फिर से रिमी की ओर देखकर बहुत जोर से गुस्से में ओंकार लगाई। तो इस बार रिमी चलती हुई एक पत्थर से टकरा गई और उसके हाथ से रुद्राक्ष का वो ब्रेसलेट टूटकर नीचे गिर गया। तभी उसने रिमी के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया और रिमी खुद ब खुद बहुत तेजी से वहां से भागने लगी। अगर इस मुंजा ने इस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। मुझे कुछ भी करके इसकी मदद करनी होगी। रिमी को बचाने के लिए अघोरी बाबा अपना कमंडल और पोटली लेकर शमशान घाट से बाहर की ओर भागे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख में लिपटा हुआ था। वो अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ संदेशा मिला। उत्तर दिशा की ओर लेकर गया है वो उसे, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। मुझे जल्दी से उस लड़की के पास पहुंचना होगा। पीपल के पेड़ को ढूंढना होगा मुझे। अघोरी बाबा पूरी तेजी से उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। वो वहां पर किसी पीपल के पेड़ की तलाश कर रहे थे, क्योंकि मुंजा के रहने का स्थान वही होता है। वो चलते चलते काफी आगे निकल गए थे। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अघोरी बाबा को लगा कि जरूर रिमी उनके पीछे ही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तभी रिमी ने उनके सर पर एक पत्थर से वार कर दिया और अघोरी बाबा के सर से खून रिसता हुआ जमीन पर गिरने लगा। तभी अघोरी बाबा ने अपनी कड़कती हुई आवाज में कहा, तुझे क्या लगता है तू ये सब करके उस लड़की को अपने साथ ले जाएगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अघोरी बाबा को वहां पर बहुत जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अघोरी बाबा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये आवाज उन्हें किस दिशा से सुनाई दे रही है। तो मुझे भटकाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। तू मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। जीते जी तो मैं किसी को अपना बना नहीं पाया, लेकिन अब ये हमेशा के लिए मेरी साथ रहेगी। लगन करूंगा इससे मैं, भाई को बनेगी ये मेरी। इतना कहते ही वो आवाज भी वहां से गायब हो गई। तभी अघोरी बाबा को पेड़ के कुछ पत्तों की बहुत तेज आवाज सुनाई दी, मानो कोई किसी पेड़ के ऊपर जाकर अभी अभी बैठ गया हो। अघोरी बाबा ने मुड़कर देखा तो आसपास कोई पेड़ नहीं था। उनके माथे से अभी भी लगातार खून टपक रहा था। तो अघोरी बाबा ने अपनी पोटली से राख लेकर अपने माथे पर लगा ली और उनके माथे से टपक रहा वो खून वहीं पर रुक गया। उन्होंने एक बार फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपना ध्यान केंद्रित किया और पीछे की ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगे। तभी उनका ध्यान थोड़ी आगे गया, जहां पर एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ से उन्हें किसी की आवाज सुनाई दे रही थी।
अगर इस बार उसने मुझे यहाँ पर देख लिया तो ये फिर से इस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। मुझे अपने मंत्रों की शक्ति से इसे बांधना होगा। इतना कहकर अघोरी बाबा ने अपनी पोटली से राख को निकाला और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। वो दबे पांव उसकी ओर बढ़ रहे थे ताकि उनके कदमों की आवाज से मुंजा सतर्क न हो जाए। रात के अंधेरे में वैसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ कदम चलने के बाद अघोरी बाबा उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए, लेकिन उन्होंने जैसे ही उस पेड़ पर वो अभिमंत्रित राख छिड़की तभी उन्हें महसूस हुआ कि पीपल के पेड़ पर तो कोई है ही नहीं, लेकिन उनके पीछे किसी की परछाई है। इससे पहले कि अघोरी बाबा कुछ कर पाते, मुंजा ने उन पर पीछे से वार कर दिया और उनका सर सीधा पीपल के पेड़ से जाकर टकरा गया। बोला था ना कि इसे मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। इससे पहले कि मुंजा कुछ समझ पाता तभी अघोरी बाबा ने अचानक पलटकर उसके ऊपर अभिमंत्रित राख को फेंक दिया। राख अपने शरीर पर पड़ते ही मुंजा बुरी तरह जलने लगा। तभी अघोरी बाबा ने अपनी पोटली से एक लाल धागे को निकालकर उसी पीपल के पेड़ पर बांध दिया और उसी राख से उस पीपल के पेड़ पर एक चिन्ह बना दिया और वही चिन्ह उन्होंने राख से मुंजा के माथे पर भी बनाया। तभी वो मुंजा तड़पता हुआ उसी पीपल के पेड़ के अंदर समा गया। अघोरी बाबा ने मुंजा को तो उस पेड़ के अंदर कैद कर दिया, लेकिन अभी भी रिमी का कुछ अता पता नहीं था। अघोरी बाबा उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें पेड़ के पीछे रिमी बेहोशी की हालत में मिली। बाबा ने रिमी पर अपने कमंडल का जल छिड़का और उसके हाथ पर वो धागा बांध दिया। वो रिमी को लेकर उसके घर पहुंचे, जहां रिमी के मम्मी पापा उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तुम कहाँ चली गई थी रिमी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पता भी है मैं और तुम्हारे पापा कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आज के बाद तुम अकेले घर से कहीं नहीं जाओगी। और ये कौन है तुम्हारे साथ? इन्होंने ही मेरी जान बचाई है पापा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ता। कौन तुम्हें नहीं छोड़ता बेटा? ये सब क्या बोल रही हो तुम? मुंजा है वो। आज तो मैं जैसे तैसे उससे आपकी बेटी को बचा लिया, लेकिन उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं भी उसे सिर्फ उस पेड़ के अंदर कैद कर पाया हूँ, लेकिन अगर किसी ने उस पेड़ के साथ छेड़छाड़ की और इसे काट दिया तो वो फिर से यहाँ पर आएगा। कल सुबह होते ही इस घर को खाली कर देना और फिर कभी इस हवेली के पास तो क्या, इस शहर में भी लौट कर मत आना, वरना अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। मैं अब चलता हूँ। रिमी के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी बुरी तरह डर गए। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब रिमी ने उन्हें पूरी बात बताई तो उसके माता पिता की रूह कांप गई। उन्होंने अगला दिन होते ही उस हवेली को खाली कर दिया और फिर कभी लौटकर उस शहर में भी नहीं आए। रिमी की जिंदगी में इस घटना को घटे आज पूरे 3 साल बीत चुके हैं और वन विभाग वालों ने किसी भी व्यक्ति का उस पीपल के पेड़ के पास जाना वर्जित कर दिया है। अबे विक्की, मुझे नहीं लगता कि अब तेरी गोस्ट गर्लफ्रेंड वापस आने वाली है। अबे साले, तुमको ऐसा क्यों लगता है? मेरी गोस्ट गर्लफ्रेंड जरूर आएगी। अरे वो चली गई है, बस अब इस गांव में एक ही चीज बची है, स्त्री। अरे स्त्री इस गांव की हमेशा रक्षा करेगी, तू चिंता मत कर। वैसे मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। सुना था कि स्त्री के जाने के बाद वो वापस आएगा और उसका वापस आना तय है। तू किसकी बात कर रहा है? मुझे समझ नहीं आया। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सरकटे की। अबे साले, तू चुप हो जा। तेरे मुंह से कभी भी शुभ बातें निकल ही नहीं सकती। चल अब घर वापस चलना है। विक्की और अजय दोनों गांव से अपने घर आ जाते हैं। धीरे धीरे आधी रात शुरू हो जाती है। आधी रात के समय जब पूरे गांव में सन्नाटा होता है, उस समय एक औरत अपनी बालकनी में खड़ी अपने लंबे लंबे केशों को संवार रही थी। तभी उसके सामने एक काला साया आ जाता है। वो औरत बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके हाथ से उसका कंघा भी नीचे गिर जाता है। वो घबराई हुई घर के अंदर जा रही होती है कि तभी उसकी बालकनी में एक काले रंग की फुटबॉल आकर गिरती है, लेकिन उस फुटबॉल के चारों तरफ बाल ही बाल थे।
आजकल के बच्चे भी ना कुछ ज्यादा ही शैतान हो गए हैं। बताओ आधी रात को कौन फुटबॉल खेलता है? वो औरत ऐसा कहकर जैसे ही उसे उठाती है तो देखती है कि वो फुटबॉल नहीं बल्कि एक सर कटा भूत था। उसकी लाल लाल आंखें उस औरत को लालसा में देख रही होती है। उस औरत के चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो सर कटे को फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस सरकटे भूत की जटाएं बहुत मजबूत होकर उस औरत के पूरे शरीर को जकड़ लेती है और सरकटा भूत उस औरत को वहां से उड़ते हुए एक आग के जैसी रोशनी में चीरता हुआ ले जाता है। वो औरत उसी क्षण गायब हो गई। इस बात की किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं हुई। रात के सन्नाटे में गांव वाले सोते रह गए। अगले दिन ही गांव में उस औरत की गायब होने का हल्ला मच गया। अरे हमें तो लगता है वो औरत किसी मर्द के साथ भाग गई होगी, वरना आज के टाइम पर अचानक से कोई औरत ऐसे कैसे गायब हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। बस नहाकर बालकनी में ही खड़ी थी। मैंने उसके चीखने की आवाज भी सुनी थी, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढने के लिए पुलिस कंप्लेंट कर देंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द तुम्हारी पत्नी का पता चले। सरपंच की बात सुनकर सभी हाथ जोड़कर अपने घर चले गए। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन गुजर गया था, पर कोई भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। जब रात हुई तो रात के समय सभी लोग अपने घरों में आराम से सो गए। आधी रात के समय फिर से सरकटा भूत गांव की गलियों में अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ा। जिस औरत को वो अकेला दुकेला देखता, वो उसी को अपनी जटाओं से जकड़कर उस आग जैसी दिखने वाली रोशनी में ले जाता। दिन प्रतिदिन जब औरतें गांव से गायब होने लगी, इस बात से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जो भी औरत गायब हो रही थी, उनके गायब होने के बाद उनका कोई नामो निशान ही नहीं मिलता था। मानो जैसे हवा को झोंका आया और उन्हें लेकर चला गया। लेकिन इस बात से सभी बेखबर थे कि स्त्री के जाने के बाद सर कटा भूत आ चुका था। एक दिन आधी रात के समय मेघा नाम की लड़की अपनी छत पर जाकर अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करने लगी। अरे आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं कोई तुम्हें उड़ा कर न ले जाए। वैसे भी तुम्हारे गांव में आजकल औरतें बहुत गायब हो रही है। अरे अरे, तुम भी ना कैसी बात कर रहे हो? एक तो वैसे ही मैं छत पर हूँ और अब तुम इस तरह की बात करके मुझे डरा रहे हो। अच्छा बाबा, अब कुछ नहीं बोलूंगा, वादा करता हूँ। तभी चिराग को मेघा की वीडियो कॉल पर उसके पीछे कटा हुआ सर दिखाई पड़ा जो हवा में उड़ रहा था। चिराग उसे देखते ही बहुत ज्यादा घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे। उसके चेहरे से उसका खौफ अलग ही नजर आ रहा था। चिराग मेघा को अपने पीछे देखने के लिए कहता है, लेकिन मेघा उसकी बात को मजाक समझती है। इतने में तो सरकटे की लंबी लंबी जटाएं मेघा को जकड़ चुकी थी। बेचारी मेघा दर्द से तड़पने लगी। वो अपनी जान की भीख के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक जा ही नहीं पाई। सरकटा भूत उसके मुंह को अपनी जटाओं से बंद कर उड़ा कर ले गया। बाकी औरतों की तरह मेघा भी गायब हो गई। इधर वीडियो कॉल पर चिराग सब कुछ देख चुका था। सारी रात वो बेचारा खौफ में निकालता है। चिराग विक्की का दोस्त था। वो अगले ही दिन अपने घर से गांव आया और विक्की को ढूंढकर उसे सब कुछ बताने लगा। विक्की, अब तुम ही मेरी मेघा को बचा सकते हो। वो सरकटा भूत मेरी मेघा को ले गया है। पता नहीं मेरी मेघा कहाँ है, कैसी है। जैसे तुमने स्त्री का सामना किया था, अब तुम्हें सरकटे भूत का भी सामना करना होगा। स्त्री तो चली गई, लेकिन सरकटा भूत वापस आ गया है। अबे साले, ये क्या मतलब है? मैंने स्त्री को यहाँ से नहीं भगाया, बल्कि अब स्त्री हमारी रक्षा करती है। और अगर सरकटा भूत आया है तो स्त्री उसे अपने आप देख लेगी, क्योंकि स्त्री अब हमारी रक्षक है। पर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये साला स्त्री और सरकटे भूत का क्या कनेक्शन है? विक्की ये कह रहा था कि तभी वहां पर एक बहुत बूढ़ी औरत खांसते हुए आई। उसके हाथ में एक डंडा था और उसके दांत भी टूटे हुए थे। उसकी शक्ल पर झुर्रियां ही झुर्रियां थी। तभी वो औरत सरकटे भूत के बारे में विक्की और उसके दोस्तों को बताने लगी। सरकटा भूत और कोई नहीं,
बल्कि वही राक्षस है जिसने स्त्री को मार दिया था। स्त्री को बनाने वाला सरकटा भूत ही तो है, और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। और ये तो लिखा ही था कि जब स्त्री जाएगी तो सरकटा भूत आएगा। अब गांव वाले सरकटे का आतंक देखेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस गांव को बस तुम ही बचा सकते हो। ये सुनकर विक्की बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उस रात वो इसके बारे में सोचता ही रह गया। आखिर क्या कहानी है स्त्री और सरकटे भूत की, और ऐसा क्यों था कि स्त्री के जाते ही सरकटा भूत आएगा, और सरकटा भूत औरतों को ही क्यों गायब कर रहा था। जैसे स्त्री ने मर्दों को गायब किया था, वैसे ही सरकटे ने औरतों को गायब करना शुरू कर दिया था। अब विकी के पास इन सब से निपटने के लिए बस एक ही चारा था कि वो किसी भी तरह अपनी भूतिया गर्लफ्रेंड को ढूंढे और उसकी मदद ले। विकी अपने दोस्तों के साथ अपनी भूतिया गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकल गया, लेकिन उससे कहीं भी अपनी भूतिया गर्लफ्रेंड नहीं मिली। इसके चलते उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और वो उससे कहने लगे कि अब कोई फायदा नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आने वाली। ये सुनकर विक्की बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो छत पर जाकर बैठ गया और स्त्री के बारे में सोचने लगा। उसे स्त्री के साथ साथ अपनी भूतिया गर्लफ्रेंड भी याद आने लगी थी। तभी उसके सामने उसकी भूतिया गर्लफ्रेंड प्रकट हो गई और विक्की हैरान हो गया। तुम आ गई, तुम आ गई। मुझे यकीन था कि तुम आओगी। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। गांव में सरकटे का आतंक फैल गया है और वो किसी को नहीं छोड़ रहा। गांव की सभी औरतें गायब हो रही है। हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन वो सरकटा बहुत शक्तिशाली है और हमें उसे महायज्ञ की पूजा से पहले रोकना ही होगा, नहीं तो पूरे गांव का यानी चंदोरी गांव का सर्वनाश हो जाएगा। विक्की और गिन्नी दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी सरकटा भूत उनके सामने प्रकट हुआ और वो जोर जोर से हंसने लगा। सरकटे भूत को देखते ही विक्की डर से कांपने लगा। तभी सरकटे भूत ने कहा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, मैंने ही उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था, लेकिन अब मुझे रोकने कोई नहीं आएगा और ना मुझे कोई रोक सकता। और अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भी सर्वनाश कर दूंगा। सरकटा भूत इतना कहते ही वहां से एक अजीब सी रोशनी में गायब हो गया। अब विक्की और गिन्नी दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे। उस रात भी सरकटे भूत ने कई औरतों को गायब कर दिया था। गांव में अब बस चारों तरफ सरकटे भूत का खौफ फैल गया था। कोई औरत किसी भी कीमत पर शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल रही थी। इधर विक्की और गिन्नी अपना बहुत दिमाग लगाते हैं कि अब हम किस तरह सरकटे भूत को इस गांव से भगाए। बहुत सोच और विचार करने के बाद उन्हें एक ख्याल आया। देखो विक्की, हमें एक प्लान बनाना होगा जिसमें हमें एक लड़की की जरूरत होगी। हम चारा फेंकेंगे और सरकटे भूत को पकड़ेंगे। जैसे ही सरकटा भूत आएगा हम उसके सर के 2 टुकड़े कर देंगे, जिससे उसका सर्वनाश हो जाएगा। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल हो। वो सरकटा भूत है, इतनी जल्दी हमारे काबू में नहीं आएगा। विक्की बहुत डर चुका था। वो गिन्नी की बात नहीं सुनना चाहता था, लेकिन गिन्नी ने उसे विक्की जी प्लीज कहकर मना लिया। जिसके बाद उन्होंने उस रात एक लड़की को छत पर भेजा और खुद छुप गए। जैसे ही सरकटा भूत उस लड़की के पास आया, विक्की और गिन्नी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सरकटा भूत उनके काबू में नहीं आया। अब गिन्नी एक आत्मा तो थी ही, और सभी जानते थे कि उसने स्त्री की कटी हुई चुटिया को अपने चोटी में लगा लिया था। तभी वो अपनी चुटिया का इस्तेमाल करके सरकटे भूत को जकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन सरकटा भूत ने और भी ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे जख्मी कर दिया और यहाँ विक्की भी कुछ नहीं कर पाया। तभी गिन्नी स्त्री को याद करने लगी। ओ स्त्री, हमारी मदद करो। ओ स्त्री, हमारी मदद करो। गिन्नी के इतना कहते ही भयानक स्त्री वहां प्रकट हुई, जिसे देखकर सरकटा भूत हैरान हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। देखो तो सही कौन आया है। स्त्री आई है।
विश शास्त्री, अब क्या चंदेरी गांव को विश शास्त्री बचाएगी? कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरे रहते तुम इन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। स्त्री सरकटे भूत का मुकाबला करने लगी। दोनों में भयानक लड़ाई हो गई। दोनों ही अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते, लेकिन सरकटे भूत के पास बहुत ज्यादा शक्ति थी। वो सरकटा भूत अपने धड़ से जुड़ गया था, जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। स्त्री भी अब उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि स्त्री की शक्तियां उसकी चुटिया में थी। ये बात गिन्नी समझ गई थी। उसने उसी समय अपनी चुटिया काट कर स्त्री की चुटिया में लगा दी, जिससे स्त्री अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। उसने शक्तिशाली होते ही अपनी लंबी चुटिया से सरकटे भूत का गला दबोच लिया, जिससे सरकटे भूत का दम घुटने लगा। अब वो कुछ नहीं कर पा रहा था। स्त्री ने उसे अपनी शक्तियों के सामने हरा दिया था। देखते ही देखते सरकटे भूत को स्त्री ने यज्ञ की आग में डाल दिया था, जिससे सरकटे भूत का हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश हो गया। मेरी शक्तियां मुझे वापस देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे पता था जब चंदेरी पर कोई मुसीबत आएगी तो स्त्री बचाने जरूर आएगी। माँ, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनते ही विक्की को समझ आया कि उसकी भूतिया गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि स्त्री की बेटी थी। हाँ विक्की, मैं स्त्री की बेटी हूँ। मेरी माँ एक कोठे पर मुजरा करती थी। वहाँ ये सरकटा यानी रुद्र प्रताप मेरी माँ का मुजरा देखने आया करता था। मेरी माँ कोई वैश्य नहीं थी। उसने रुद्र प्रताप को इनकार कर दिया था। रुद्र प्रताप ने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करी। उसने मेरी माँ को वैश्य ठहराकर मार दिया। इसलिए स्त्री को मर्दों से नफरत हो गई। मेरी माँ ने सबसे पहले रुद्र प्रताप का सर काट कर उसे मार दिया और बदले की आग में मर्दों को गायब करना शुरू कर दिया। ओह, अब समझे। ये स्त्री और सरकटे भूत से हम बौखलाई गए थे। खैर ये बताओ, क्या तुम हमें फिर से छोड़ के चली जाओगी? नहीं, मैं दोबारा आऊंगी। ये गोरखपुर गांव था, जहां शाम के 6 बजे ही चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। गांव के सभी लोग 6 बजे अपने घर में जाने के बाद बाहर नहीं निकलते, फिर चाहे कितने ही मुसीबत या आफत क्यों ना हो। इस गांव में कुछ ऐसा था जिसके चलते सब गांव के लोग बहुत डरते थे, और उनका डर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब तो कोई रात को बीमार होकर मर भी जाए, लेकिन 6 बजे के बाद उसे अस्पताल तक नहीं ले जाया जा सकता था। इसी गांव के एक गोविंद नाम के लड़के को रात भर नींद नहीं आ रही थी। उसका सर दर्द से बार बार दुख रहा था। वो उठकर यहाँ वहां कमरे में ही टहलने लगा। वो अपने इस दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन लेना चाहता था, लेकिन अपने अंदर के डर के कारण वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। मेरा सर बहुत दुख रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी करके बाहर तो जाना ही होगा, फिर चाहे वो मुझे मार ही क्यों ना दे। इस दर्द को बर्दाश्त करने से अच्छा है कि मैं उसके हाथों मर जाऊं। गोविंद ऐसा सोचकर अपने कानों में रुई के छोटे छोटे टुकड़े डाल देता है। इसके बाद वो अपने सर पर कपड़ा बांधकर अपने घर का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही एक हवा का झोंका उसकी तरफ तेजी से आता है और उसकी आंखों में अचानक से धूल चली जाती है। गोविंद के चेहरे से पसीना टपकने लगता है, मानो जैसे उसका डर उसके सामने खड़ा हो गया हो। तभी एक आवाज आती है, लेकिन वो आवाज कानों में रुई होने की वजह से उस तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन उसने अपने सामने उसे देख लिया था। अब वो कौन था जिससे गोविंद डर रहा था? उसकी आवाज तक वो नहीं सुनना चाहता था। कहा जाता है जो उसकी आवाज सुनता है वो उसे मार देता है। अपने सामने अपनी मौत को देखने के बाद भी गोविंद अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तभी छन छन की आवाज बजने लगती है। ये आवाज किसी की पायल की थी। आज तो मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया है। आज तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। वो और कोई नहीं, पुष्पा था। पुष्पा, जिसके नाम से एक समय पर पूरा गांव चकाचौंध हो जाया करता था। पुष्पा जो सबकी मदद करता था, सबके लिए एक मसीहा था। वो आज एक भूत बनकर लोगों की जान ले रहा था, और जान लेकर वो उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देता है।
पुष्पा आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? पूरा गांव उसके डर के मारे क्यों कांपता था? जहां गांव वाले उसकी मदद से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, वहां अब उसकी वजह से वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकल रहे थे। ये सब क्यों? पुष्पा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। खेतों में कलेक्टर पानी नहीं दे रहा है। अगर तुम हमारी मदद करो तो तुम्हारे द्वारा गांव के सभी किसानों को पानी मिल जाएगा। चिंता मत करो, तुम सभी को पानी भी मिलेगा और समय समय पर खाद भी मिलेगी और तुम अच्छे से खेती भी करोगे। ये मेरा यानी पुष्पा का वादा है तुमसे, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा ऐसा कहकर अपनी थोड़ी पर हाथ लगाकर वहां से चला जाता है। पुष्पा गांव में सबसे नेक और अच्छा आदमी था। वो बुरे लोगों के साथ बुरा था और अच्छे लोगों के साथ अच्छा था। उसने गांव में कई लोगों के साथ बहुत अच्छा किया था, जैसे किसानों को समय पर पानी दिलवाना, बच्चों के लिए स्कूल बनवाना, घरों में सरकारी अनाज की सुविधा, रखवान और भी बहुत से काम जो उसने किया। सब पुष्पा को अपना देवता मानते थे। लेकिन गांव का मुखिया पुष्पा से बहुत नफरत करता था। वो किसी भी तरह से उसे मारना चाहता था। बस एक बार मैं इस पुष्पा की जड़ को खत्म कर दूं, फिर ये पूरा गांव मेरे कब्जे में हो जाएगा। लेकिन पुष्पा को खत्म करने के लिए मुझे गांव के लोगों को पुष्पा के खिलाफ भड़काना होगा। मुखिया ने ऐसा करने की ठान ली थी। वो कुछ भी करके गांव वालों को पुष्पा के खिलाफ भड़काना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो गया था। वो गांव के कई लोगों को मारकर उनके घर में उनकी लाश टांग देता है और साथ में वहां पर पुष्पा की कोई न कोई निशानी छुड़वा देता है। और तो और मुखिया ने अपने आदमियों के द्वारा कई लोगों के घर भी जलवा दिए थे। वहां भी उसने पुष्पा की निशानी छोड़ दी थी, जिससे धीरे धीरे गांव के लोग पुष्पा से नफरत करने लगे थे और उसे भला बुरा कहने लगे थे। जिस शख्स ने पूरे गांव के लिए इतना कुछ किया, आज उसी के लिए गांव वालों की नजरों में नफरत भर चुकी थी। और ये सब मुखिया का किया धरा था, जिसके चलते एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर अपने हाथों में पत्थर लिए पुष्पा के पास आते हैं और उसे अपने परिवारों के सदस्यों को खोने का कसूरवार ठहरा देते हैं। पुष्पा उन्हें खुद को साबित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते। वो उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाने लगते हैं। देखते ही देखते बेचारा पुष्पा मर जाता है। उसकी मौत पर सबसे ज्यादा खुशी मुखिया को होती है। पुष्पा राज, झुकेगा नहीं साला। आज तो ये साला अपने ही चाहने वालों के हाथों मारा गया। मुखिया पुष्पा कैलाश पर हंसकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। जहां कोई भी मौत बिना कसूर के अपनी इच्छा अधूरी छोड़े होती है, उन लोगों की आत्माओं को शांति कभी नहीं मिलती। कुछ इसी प्रकार पुष्पा की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक भयानक रूप में भूत बनकर गांव में वापस लौट कर आता है। जिसके बाद वो सबसे पहले गांव के मुखिया के घर जाकर उसके परिवार को एक एक करके मार देता है। भूत बनने के बाद पुष्पा का हुलिया पूरी तरह बदल जाता है। उसकी इस भयानक शख्सियत को देखकर मुर्दा भी डर से कांप जाए, फिर इंसानों का तो क्या ही होता। पुष्पा ने मुखिया को तो बेरहमी से मार दिया था, पर अभी गांव वालों के अंदर पुष्पा का खौफ नहीं था। उसने अपनी मौत का सारा जिम्मेदार गांव वालों को समझा। शाम के 6 बजे ही पुष्पा की मौत हुई थी और शाम के 6 बजे के बाद ही पुष्पा का भूत इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो जब भी गांव के किसी आदमी को अकेला धुकेला देखता तो वो उसे मार देता। झुकेगा नहीं साला, अब कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। मैं अपनी मौत का बदला इस गांव के हर एक आदमी से लूंगा। पुष्पा ये सब अपने बदले की भावना में जिसे मारता है, उसी के खून से एक दीवार पर लिख देता है। अगले दिन गांव के सभी लोग ये सब पढ़कर बहुत हैरान हो जाते हैं और सभी के अंदर डर पैदा हो जाता है। उस दिन के बाद से गांव में कई मौत हो चुकी थी, जिसके चलते गांव के लोगों ने 6 बजे शाम को निकलना ही बंद कर दिया था। कोई नहीं दिख रहा है गांव में, सबके सब मर गए क्या? अभी मेरी मौत का बदला पूरा नहीं हुआ। जब तक मैं इस गांव का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं यहां से मुक्त नहीं होगा। पुष्पा की आत्मा पूरे गांव में भटकती है।
जब एक सवेरे गांव के लोगों को गांव में फिर से किसी की हड्डियां, हाथ पैर अलग अलग कहीं कहीं पड़े हुए नजर आते हैं तो गांव के लोग समझ जाते हैं कि पुष्पा ने फिर किसी को अपना शिकार बना लिया। इन सब से गांव वाले बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। वो पुष्पा की आत्मा से किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहते थे और उससे एक तरफ माफी भी मांगना चाहते थे, क्योंकि जिस इंसान ने उनके साथ इतना अच्छा किया उसी इंसान को उन्होंने किसी के भड़कावे में आकर जान से मार दिया। गांव के सभी लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। पुष्पा की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। उसका भयानक चेहरा देखते ही इंसान को अपने आप ही मौत आ जाती है। तो आप सभी सोचो कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उसे रोक सके। हमें कैसे तांत्रिक को बुलाना होगा जो पुष्पा को अपनी शक्तियों से काबू कर सके। जब तक पुष्पा इस गांव में है किसी का भला नहीं हो सकता। पूरा गांव खंडर हो जाएगा। पुष्पा किसी को नहीं छोड़ेगा। दादी की बात सुनकर सभी अब तांत्रिक को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत ढूंढने पर गांव के लोगों को अपने ही गांव के एक जंगल के बीचों बीच एक शमशान घाट मिलता है, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता था। वहां पर इतने सारे तांत्रिक थे कि उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती थी। उन्हीं में से एक तांत्रिक जो बहुत ही तंत्र विद्या से निकला हुआ था, वो गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक रात तांत्रिक पुष्पा को ढूंढते हुए गांव में पहुंच जाता है। तभी पुष्पा की आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसे टेढ़ी गर्दन करके देखते ही रहती है। तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तू चला जा यहां से, क्योंकि मैं पुष्पा हूं। मैं झुकेगा नहीं, तू जानता है ना, इसलिए चला जा यहां से। मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगा। मैं तुझे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा पुष्पा। तुझे मेरे साथ चलना होगा। इन गांव वालों का कोई कसूर नहीं। तेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इन गांव वालों को भड़काया गया था। बस कर तांत्रिक, क्या कुछ नहीं किया मैंने इन गांव वालों के लिए, लेकिन इन गांव वालों ने मुखिया की बातों में आकर मुझ पर पत्थर बरसाए, मुझे जान से मार दिया। एक बाहुबली जैसे आदमी को इन्होंने मार डाला। अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। पुष्पा की आत्मा इतना कहने के बाद और भी भयानक हो जाती है। वो तांत्रिक को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तांत्रिक अपने दिव्य शक्तियों से पुष्पा को रोक लेता है। वो अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर भोले बाबा का जाप करते हुए रुद्राक्ष की माला को पुष्पा की आत्मा के ऊपर लगा देता है, जिससे पुष्पा की आत्मा थर थर कांपने लगती है। धीरे धीरे पुष्पा की आत्मा ज्वालामुखी की तरह जलना शुरू हो जाती है। पुष्पा अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करता है, लेकिन तांत्रिक की शक्तियों के आगे उसकी शक्तियां कहीं तक भी कुछ नहीं कर पाती। पुष्पा धीरे धीरे ज्वालामुखी की आग में जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद तांत्रिक अपने झोले से एक कांच की शीशी निकालता है और उसमें पुष्पा की राख को भर लेता है। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है और पुष्पा के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। अन्याय हुआ, लेकिन पुष्पा कभी नहीं झुकेगा और ये लौट कर वापस आएगा। मैं जानता हूँ पुष्पा वापस जरूर आएगा। इस वक्त मैं पुष्पा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम गांव वालों के ऊपर से पुष्पा का साया कितने समय तक जाता है, क्योंकि पुष्पा अपने साथ हुए अन्याय का बदला सबसे लेगा। तभी तांत्रिक के इतना कहने पर कांच की शीशी से पुष्पा के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। तांत्रिक उस शीशी को अपने साथ अपने झोले में ले लेता है। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से पुष्पा का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था, लेकिन ऐसा सिर्फ गांव वालों को लगता था। अभी तो पुष्पा के वापस आने की संभावनाएं थी, और पुष्पा कितने सालों में वापस लौट कर आएगा ये कोई नहीं जानता था। फिलहाल तो पूरा गांव पुष्पा से छुटकारा पाकर खुशी खुशी रहने लगा था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे।
हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।